नमस्कार, मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं एमपीटीवी इंडिया। कुछ दिनों से आप आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर के मामलों की सुर्खियां हमारे और कॉलेज से पीड़ित छात्र गिरीश मीणा के जरिए सुन रहे होंगे, लेकिन आज उस मामले को विस्तार से पहली बार हम बताने वाले हैं। इससे पहले इसी मामले को हमने हमारे द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका में प्रकाशित किया था। ये वो मामला है जिसमें आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर ने छात्र गिरीश मीणा का जीवन बर्बाद कर दिया है। 2015 से लेकर 2021 तक ये छात्र अब तक कोई सरकारी भर्ती और ना ही प्राइवेट कंपनी में कोई आवेदन कर पाया है। इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने के बावजूद गिरीश को आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर की गलतियों की सजा भुगतनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग का भी हाल बेहाल है। यहाँ के सुस्त अधिकारियों की ढिलाई का यह आलम है कि सूबे के कई छात्र विभाग की ढिलाई का शिकार होकर अपना भविष्य बर्बाद कर चुके हैं। और इसीलिए अजमेर के नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज का दम भरने वाले आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की ऐसी कई लापरवाही हम सामने लेकर आते रहते हैं, जिनसे यह पता चलता है कि सूबे के उच्च शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें पनपी हुई हैं। इससे पहले भी हमने कई मामलों पर खुलासा किया था। खैर, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा और आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर की धांधली के कारण आज तक छात्रों को बेवजह हैरान और परेशान होना पड़ रहा है। आलम यह है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज से परेशान छात्र मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो गए और इसी तनाव के माहौल में हमने आज गिरीश मीणा को अपने स्टूडियो बुलाया है, ये जानने के लिए कि आखिर आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर की गलतियां आखिरकार है क्या। International brands and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer and opposite Suchna Kendra, Jaipur Road, Ajmer. तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर छात्रों के जीवन के साथ खेल रहा है। ऐसी ऐसी प्रताड़ना यहाँ के छात्र झेल रहे हैं जिस पर खुलकर वो कैमरे के सामने नहीं आ पाते हैं। और जब कोई आने की कोशिश करता है, शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर ऐसे से दबाव होते हैं जिससे उसे दबना पड़ता है। और बहुत अच्छे से जानते हैं, दर्शक भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि छात्र का जीवन और उस जीवन में कानूनी पचड़े और शिकायतें करना कितना मुश्किल होता है और उसके बाद किस तरीके की यातनाएं उसको फैकल्टी के माध्यम से या कॉलेज के माध्यम से झेलनी पड़ती है। गिरीश लगातार 2015 से इस मामले को झेल रहे हैं और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ गिरीश आज खुद हैं और हम आज बताने वाले हैं आपको कि किस तरीके से आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ने गिरीश के नंबरों के साथ छेड़छाड़ की, यूनिवर्सिटी को जो नंबर दिए उसके अंदर किस तरीके की गफलत की है। कई तरीके के आरोप जब से गिरीश सोशल मीडिया पर लिखना शुरू हुए हैं खुलकर आर्यभट्ट के खिलाफ, तब से उनके ऊपर भी कई आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने आखिरकार पेपर क्यों नहीं दिया, ऐसा क्या कारण रहा, कॉलेज ने तो नंबर भेज दिए, यूनिवर्सिटी नहीं चढ़ा रही है। तमाम तरह के कारण हैं और उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए वो इस वक्त यहाँ पर है। पूरा मामला क्या है वो बताने के लिए इस वक्त मेरे पास है। इस टेबल के ऊपर हमेशा ये टेबल खाली रहती है, लेकिन आज इस टेबल के ऊपर गिरीश से जुड़े हुए, आर्यभट्ट कॉलेज से जुड़े हुए, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, इनके विषय से जुड़े हुए तमाम कागजात इस वक्त मेरी टेबल के ऊपर रखे हुए हैं और आज इन्हीं कागजातों के जरिए हम परत दर परत इनसे सवाल करने वाले हैं और उसके जरिए आपको समझ में आएगा कि आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर किस तरीके से छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। ये वाक्य शुरुआत 2010 से मैं करूंगा। वो 10 से इसलिए करूंगा क्योंकि ये वाक्य सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के नंबरों का नहीं है। जिस विषय में इनको दाखिला लेना था उस विषय में इनको दाखिला मिला ही नहीं। तो शुरुआत गिरीश मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए ये पूरा मामला क्या है और क्या आप इसी सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए गए थे आर्यभट्ट कॉलेज में? ये मामला है ये 2010 का। मैंने 2010 के अंदर एडमिशन लिया था इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। ठीक है, मुझे ये कह के एडमिशन दिया गया कि आपका एडमिशन जो है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हो रहा है। ठीक है, पहला ईयर सबके लिए सेम होता है, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर जो होता है वो सबके लिए सेम होता है। ठीक है, उसके बाद आते आते सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेम का जब अपन एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम आपके पास जो एडमिट कार्ड आता है उसमें आपको मालूम चलता है कि आपके पास एक्चुअल में ब्रांच क्या है। ठीक है, आपके ब्रांच में लिखा हुआ आता है आपके पास इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या है। तो हमारे एडमिट कार्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल की जगह इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी ट्रिपल ई ब्रांच दे दी गई पहले।
उसके बाद हमने इसका ऑब्जेक्शन किया अमित शास्त्री जी को, तो उन्होंने कहा कि आपको गलती से मिली है जो भी है। उसके बाद उन्होंने सेटलमेंट किया इस चीज़ को लेके, सभी छात्रों को बुलाया। उन्होंने कहा कि आप इस पर कंप्लेंट मत कीजिए, FIR दर्ज मत कराइए, आप एक काम कीजिए, मैं आपकी फ़ीस कम कर देता हूँ। अच्छा, यानी कि आपको जिस विषय में दाखिला लेना था उसमें आपको दाखिला नहीं दिया, उसके बाद जिस विषय में दे दिया तो उन्होंने कहा कि हम आपकी फीस कम कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने हमारी फीस कम करी। उसके बाद किसी ने इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराई और कुछ भी नहीं कराया। उसके बाद पहला बैच था आपका इंजीनियरिंग का पहला बैच है हमारा 2010 से। ठीक है, उसके बाद ठीक 2 साल बाद उनको ये चीज़ मालूम थी कि इसमें आवाज़ किसने उठाई थी उस टाइम 2011 के अंदर, तो जब ये सवाल करने के लिए आप ही गए थे? जी, मैं ही गया था। इसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद उसके ठीक 2 साल बाद 2010 के ठीक 2 साल बाद यानी 2012 के अंदर 12 के अंदर फोर्थ सेमेस्टर में मेरा एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी यानी EMFT। उसका मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में मैं पास हुआ। उसके 25 मेरे मार्क्स आए। उसके बाद इनकी तरफ से, कॉलेज की तरफ से जो सेशनल मार्क्स जाते हैं, उन्होंने वो भेजने की जगह उन्होंने मेरी जगह उन्होंने एब्सेंट लिख के भेज दिया। अच्छा, जबकि मैंने वो पेपर दिया था, कॉलेज में भी दिया और यूनिवर्सिटी में भी दिया। मिड टर्म जो होते हैं उसके मार्क्स जो जोड़ के जाते हैं कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी को, उन्होंने भेजने की जगह उन्होंने मुझे एब्सेंट लिख के भेज दिया। ठीक है, मैंने इसकी मेरा रिजल्ट आया दिसंबर में और उसके बाद मैंने उनकी कंप्लेंट करी कि मेरे नंबर क्यों नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, एप्लीकेशन लिख के दीजिए। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन उनको लिख के दी, उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। 5 दिन बाद मैंने फिर एप्लीकेशन लिख के दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर मैंने 5 दिन बाद फिर मैंने पूछा उनसे, फिर एप्लीकेशन लिख के दी, उसके बाद कुछ नहीं करा। ऐसे मैं रेगुलर उनके पास जाता रहा। ये एप्लीकेशन आपने किसको दी? अमित शास्त्री जी को। बार बार मैंने उनको एप्लीकेशन दी। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने मुझे डांट के बाहर निकाल दिया। अच्छा, डांट के बाहर ये निकाल दिया कि बोले बार बार क्या एप्लीकेशन लेके आ जाता है, जा मैं नहीं करा रहा तेरा काम, मैं तेरा नंबर नहीं भेजूंगा, जा तेरे को जो करना कर ले। मुझे बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे कैसे ना कैसे पास की मार्कशीट चाहिए थी। या तो आप नंबर भेजो या मुझे फेल की मार्कशीट दो, दोनों में से एक चीज़ दो, या तो पास दो या मुझे फेल दो। ठीक है, उन्होंने नंबर नहीं भेजे। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप एक काम करिए, कॉलेज से नंबर लेकर आइए तो हम आपको पास की मार्कशीट दे देंगे। मैं कॉलेज वापस आया, डायरेक्टर सर को बताया। उसके बाद मेरे स्टाफ जो है, HOD जो थे, HOD को मैंने बताया, उन्होंने मेरे को लेटर पैड दिया। जो ये लेटर है आपके पास, ये रहा। ये लेटर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ क्योंकि सारे दस्तावेज गिरीश के हमारे पास हैं। इसकी कॉपी 2013 के अंदर ये नंबर भेजे गए हैं। जिस विषय का ये मामला है उस विषय में गिरीश को 20 में से 16 नंबर कॉलेज की ओर से यूनिवर्सिटी को भेजे गए हैं। नंबर को आप कह रहे हो कि कॉलेज नंबर नहीं दे रहा है, मसला यहाँ पे आके थोड़ा सा उलझ रहा है। आप कह रहे हो कि कॉलेज ने नंबर नहीं भेजे हैं, लेकिन ये लेटर हेड, ये सबूत है कि कॉलेज ने नंबर आपके भेजे हैं, फिर आपके नंबर क्यों नहीं चढ़े? ये भेजे नहीं है, भेजे नहीं है, ये मैं जबरदस्ती मैं खुद लेके गया हूँ। यानी यूनिवर्सिटी इन्होंने तो भेजे नहीं, मैं यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी ने कहा मुझे आप आपके नंबर लेकर आइए। मैं कॉलेज आया, कॉलेज से मैंने खुद ने लिखवाया प्रेशर डाल के, नहीं तो ये नंबर तब भी नहीं भेजते। मैंने प्रेशर बनाया, मैंने कम से कम नंबर भेजोगे तो मुझे पास की मार्कशीट मिलेगी। फिर उन्होंने ये लेटर पैड दिया, मैं नंबर ये लेके गया यूनिवर्सिटी लेके गया तो यूनिवर्सिटी ने साफ मना कर दिया, बोले आप ये फर्जी बना के लेके आओ, घर से बना के लेके आओ। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी ये क्यों कह रही है कि ये लेटर हेड जो है ये फर्जी बना के आ रहे हैं। हर संस्थान की अपनी एक प्रक्रिया होती है जिसका तालमेल कभी कागजी कार्रवाइयों से पड़ा होगा, उनको अच्छे से पता होगा कि जब कभी किसी भी संस्थान से कोई पेपर या दस्तावेज जारी होता है तो उस दस्तावेज में बाकायदा एक रेफरेंस नंबर या जिस कंप्यूटर की फाइल से दस्तावेज को निकाला गया है उसका एक नंबर आपको उस फाइल में जरूर मिलता है। ये लेटर हेड पर जारी तो कर दिया गया, लेकिन गिरीश को ये कहा गया कि इस लेटर की कॉपी को आप खुद यूनिवर्सिटी जाकर जमा कराइए जिससे आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इस लेटर हेड पर रेफरेंस नंबर जो कॉलेज की ओर से डला हुआ होना चाहिए था, जारी कब हुआ है, कौन से डेट का है, उसकी फाइल वो यहाँ पर होनी चाहिए। यानी कि गिरीश को जो नंबर की कॉपी दे दी गई है इसकी कोई फाइल कॉलेज के पास रिकॉर्ड में नहीं होगी। कॉलेज ने केवल लेटर हेड को बनाकर और कॉलेज के छात्र को उस वक्त यहाँ से जो मामला जिस तरीके चल रहा था उससे निपटने के लिए, उससे बचने के लिए ये लेटर जारी कर भेज दिया। यूनिवर्सिटी का कहना है कि इस लेटर को हम मान्य नहीं मानते हैं क्योंकि ये सील और ये लेटर
कोई भी छात्र या कोई भी और असामाजिक तत्व लेकर आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए, जब ये नंबर हैं तो यूनिवर्सिटी क्या मांग रही है कॉलेज से? ये नंबर उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया यूनिवर्सिटी ने। उन्होंने कहा आप फर्जी बना के लेके आए हो, या तो आप एक काम करो, कॉलेज को बोलो, कॉलेज जाके बताओ कि भाई या तो आप मेल करो, ऑफिशियल मेल करो, या फिर आप डाक के द्वारा भेजो जैसे कॉन्टेक्ट इनसे करते हैं, तब तो हम आपको पास की मार्कशीट दे देंगे, अन्यथा आपको पास की मार्कशीट नहीं मिलेगी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने 13 में नंबर नहीं भेजे। उसके बाद इन्होंने 14 में इन्होंने मेरा फॉर्म भर दिया गया है। 14 में आपका इसी विषय का उन्होंने फॉर्म भर दिया, बैक का फॉर्म भर दिया। बैक का फॉर्म भर दिया जी। तो आप पेपर दे सकते थे तब आपने पेपर क्यों नहीं दिया? तब मेरा एडमिट कार्ड में ही नाम नहीं था। जी कैसे संभव है गिरीश? आप कह रहे हैं कि जिस ये मार्कशीट 2014 की गिरीश की है, इसमें रिटन एग्जाम में गिरीश के एब्सेंट शो हो रखा है, यानी कि 2014 में गिरीश ने पेपर नहीं दिया है। आप ये कह रहे हैं कि जो ये नंबर मार्कशीट रिजल्ट बन के आया है, आपके एडमिट कार्ड में ये विषय ही नहीं था। ये विषय ही नहीं था, ना 14 में था ना 15 में था। 14 में इन्होंने सिर्फ नंबर बेचे, 14 में इन्होंने सिर्फ नंबर बेचे, और जो नंबर उनको 2012 में भेजने चाहिए थे ऑफिशियल तरीके से, वो उन्होंने भेजे हैं 3 साल बाद, यानी 14 में भेजे। 12, 13, 14 यानी 3 साल बाद 14 में उन्होंने नंबर भेज दिए। अब यूनिवर्सिटी मानने को तैयार नहीं है कि आपके 2012 में आपने थ्योरी दी है और 2014 के अंदर आपने सेशनल मार्क्स भेजे जा रहे हैं, तो आपको पास की मार्कशीट कैसे देते हैं? देखिए अब 2014 का भी खेल देखिए। 2012 में तो कॉलेज ने मार्क्स भेजे ही नहीं सेशनल। एक लेटर पैड पे गिरीश के हाथ में थमा दिया, जिसमें 20 में से 16 नंबर गिरीश को जारी किए। 2014 की बात बताता हूं मैं आपको। 2014 में कॉलेज ने गिरीश के 20 में से 18 सेशनल में मार्क्स भेज दिए। क्या ये पेपर आपने दिया था? पेपर नहीं दिया था। ये पेपर भी नहीं दिया था गिरीश ने, और नंबर आप देख रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि 13 और 14 की कहानी क्यों आ रही है, 12 के ही नंबर क्यों नहीं चढ़ जाते हैं आपको 14 में? क्योंकि लोग कह रहे हैं, मैंने देखा आप जब सोशल मीडिया पे मुहिम में आप लगातार लिख रहे हैं, तो आप कह रहे हैं, तो वहाँ पे लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आप दोबारा पेपर दे सकते थे, आपने क्यों नहीं दिया? मैं दोबारा पेपर क्यों दूं, पहले आप मुझे बताइए। 2012 के अंदर मैं पास हूँ, गलती सिर्फ सेशनल मार्क्स की वजह से ही हुई है। जो नंबर इन्होंने भेजे नहीं, मुझे एब्सेंट लिख के भेजा, वही की वही सेम मुझे 2014 में भी मुझे एब्सेंट लिख के भेज देते, तो मैं क्या गारंटी है कि वो मेरे को पास नंबर भेज देते? वो मुझे एब्सेंट भी तो लिख के भेज सकते थे, क्या गारंटी उस चीज की? ये नंबरों का हेरफेर आप ही के साथ ऐसा है या बाकी के बच्चों के साथ भी होता है रबट में? ये बाकी बच्चों के साथ भी होता है, पर कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है इसके मामले में। डर लगता है सबको। जी। तो 13-14 का मामला, 12 का जो मामला है वो 13-14 तक चला गया, 15 तक चला गया। 15 में आके आपने क्या किया? 15 में आके मैंने कॉलेज सर को बताया वापस कि आप मेरे मार्क्स भेज दीजिए, तो मैं कम से कम पास की मार्कशीट तो मुझे मिल जाए। या तो मुझे फेल की दिला दो या मुझे पास की दिला दो। अच्छा, आपने कहा या तो मुझे फेल की दिला दो आप, या मुझे पास की दिला दो। तब तक मेरे मन में कभी कहीं जाने की कोई शंका नहीं थी। 2015 में इन्होंने क्या किया, मुझे मेरे साथ एक फैकल्टी को भेजा गया, ये कह के भेजा गया 2015 में कि आपको वहां जाके पास की मार्कशीट हम लोग दे देंगे। अच्छा, 2015 में आपके साथ एक फैकल्टी गई कोटा गई थी मेरे साथ, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये कहकर कि आपको पास की मार्कशीट दिला रहे हैं। अच्छा, ये कहकर लेके गई थी। वहां गए, वहां जाने का मुझसे एक फॉर्म भरवाया गया। फॉर्म में नाम, एड्रेस, सब्जेक्ट वो सब लिखा हुआ था। उसके बाद वो मैंने सबमिट किया। उसके बाद लास्ट में मुझे कहते हैं कि आप जाके फॉर्म भर दीजिए, बैक का फॉर्म भर दीजिए। बैक का फॉर्म भर दीजिए। कॉलेज क्या कहकर छात्र को ले गया यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद छात्र को कहा जाता है कि वो बैक का जो मामला 2012 में जिसको बैक बताया जा रहा है, जबकि छात्र 12 के अंदर ही उस विषय में पास है, उसको ये कहा जा रहा है कि 2015 में बैक का फॉर्म भरकर दोबारा वो परीक्षा दे। मुझे बताइए कहाँ का न्याय है? जो छात्र 2012 में जिस विषय में पास हो चुका है और 2015-16 के अंदर जिसकी डिग्री कंप्लीट होने वाली हो, उस छात्र को ये कहा जा रहा हो यूनिवर्सिटी ले जाकर कि वो 2015 के अंदर 12 की परीक्षा दोबारा दे दे। ये कैसे संभव हो सकता है? चालान आपने जमा कराया था फॉर्म का? क्योंकि जो मेरे पास दस्तावेज है उसके अंदर ये आ रहा है कि आपने तो चालान की कॉपी को जमा ही नहीं कराया, फिर फॉर्म कैसे जमा हो गया? उसके बाद क्या हुआ, मैंने चालान जमा नहीं हुआ मेरा, बैंक से मैंने कटाया, पर ये चालान मेरा जमा नहीं हो पाया।
और उस दिन लास्ट डेट थी, यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट थी। कॉलेज की डेट के बाद 7 दिन बाद यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट होती है, तो उस दिन लास्ट डेट थी। तो मेरा ये जमा नहीं हो पाया, 5:30-6 बज गई थी और वहाँ से स्टाफ चले गया था। उन्होंने कहा आपका जमा नहीं हो पाएगा। यही कॉपी है वो चालान की? जी यही कॉपी है। देखिए मैं चालान की वो कॉपी दिखा रहा हूँ। जो छात्र जब बैक का फॉर्म जमा करता है, ये कोई भी दूसरा फॉर्म जमा करता है, तो एक कॉपी स्टूडेंट के पास होती है, एक कॉपी यूनिवर्सिटी के पास होती है। यूनिवर्सिटी में ही बैंक होता है, वहीं से चालान कटता है। ये यूनिवर्सिटी की कॉपी होती है, ये छात्र की कॉपी। ये दोनों ओरिजिनल कॉपी, जिसकी फोटो कॉपी मेरे हाथ में इस वक्त है, ये दोनों कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। यानी कि 2015 के अंदर छात्र ने किसी प्रकार का बैक का फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि छात्र इस बात पे अडिग था कि 2012 में जब वो पास हो चुका है तो 15 में बैक का पेपर आखिरकार दे क्यों। ये साजिश वो फैकल्टी थी या कोई दलाल था, ये भी बताइए आप। वो कॉलेज की फैकल्टी थी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डील करती थी। बाकी नंबर वगैरह जो भी है वो भेजे जाते थे, वो कॉलेज की थ्रू थे। स्टाफ जो भी था वो स्टाफ था, कॉलेज के थ्रू स्टाफ था वो। उसका नाम वगैरह कुछ जानते हैं आप? नाम वगैरह तो ध्यान नहीं है। देखिए नाम वगैरह कुछ ध्यान नहीं है। इसके बाद आपने क्या किया? हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका लगा दी। हाँ, उसके बाद तब तक मुझे ये नहीं पता था कि उन्होंने मेरा फॉर्म पीछे से भर दिया गया। उसके बाद मैं सीधा गया कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया जयपुर। जब कॉलेज ने मुझे मना कर दिया कि आपके नंबर हम भेजेंगे नहीं, लास्ट में उन्होंने भेजे, नंबर नहीं भेजे मेरे, ऑफिशियल तरीके से नहीं भेजे। यूनिवर्सिटी ने भी मना कर दिया, ना अब तुम फेल हो ना पास हो। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, कोर्ट जाने का। मैंने जयपुर हाई कोर्ट में रेट लगाई, कपिल माथुर के थ्रू मैंने रेट लगाई। उसके बाद 2015 से रेट लगाई। उसके बाद से मामला